वेलकम बैक टू अदालत। स्टूडियो में हमारे साथ शिराज खालिद मौजूद हैं जो हमारे कॉलर्स से बातें कर रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंस की कैटेगरी के बारे में भी हमारे देखने वालों को काफ़ी मालूमात दी है और ये ताकीद की है कि अपने जो वीज़ा के कंडीशंस हैं उनकी तरफ से गाफिल ना हो, उन्हें पूरा करते रहें और सिर्फ एक्सटेंशन के वक्त उन्हें याद ना आए कि क्या क्या कंडीशंस थी जो उन्हें पिछले 2-3 साल के अंदर पूरी करनी चाहिए थी। आइए अब हम कॉलर्स की तरफ वापस चलते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी डिस्कशन भी जारी रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने बात करनी है। आप बात करें, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू। सवाल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अतिया बात कर रही हूँ और मैंने बात करनी है अपने हस्बैंड के बारे में। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर हूँ और मैंने एक साल की एक्सटेंशन से अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो अब मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड 2014 में आए थे यहाँ पे और उनका स्टेटस जो उनको वीज़ा मिला था वो ये था जॉइंट टू पार्टनर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो मेरे साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जब आए हैं तब मेरा स्टेटस तो था वो मतलब पाकिस्तानी था ना, तो क्या वो मेरे साथ ही एज अ डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे या उनको भी 5 साल पूरे करने पड़ेंगे फिर वो अप्लाई कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि उनको जो वीज़ा मिला था, मतलब मेरा जो लास्ट एक्सटेंशन थी वो 2016 तक थी ना, मार्च अगले महीने के लिए, लेकिन उनको वीज़ा मिला है सितंबर 2017 तक का। तो मैंने ये भी पूछा है कि उनको क्यों ज़्यादा वीज़ा मिला है ना, जबकि मेरा वीज़ा तो ख़त्म हो रहा है अगले महीने। सर प्लीज़ इनके बारे में आप मुझे बता दें। जी, सबसे पहले तो ये है कि 2012 के बाद जितने फैमिली मेम्बर्स यूके में आए हैं उन्हें अब अपनी इमिग्रेशन कैटेगरीज में 5 साल गुजारने होंगे इससे पहले कि वो इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकें। तो फर्स्टली आपके जो हस्बैंड हैं वो अपने 5 साल की रेजिडेंस पूरी करेंगे, वो आपके साथ इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सकते। जो उन्हें एक्स्ट्रा वीज़ा जो मिला ये इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली ये इतना ही होता है जितना स्पॉन्सर का वीज़ा होता है उतना ही उनके फैमिली मेम्बर को दिया जाता है, लेकिन चूँकि उनके पास जो है वो वीज़ा जो वो 2017 तक वैलिड है तो उन्हें उससे पहले अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उनका वीज़ा बाकी बचा है वो उनका चलता रहेगा, सिर्फ उसकी एक्सपायरी से पहले उन्हें एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी। लेकिन इन्हें अब इंडेफिनेट लीव की एप्लीकेशन देनी होगी ना, इन्हें अगर 5 साल पूरे हो गए तो ये तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस में इनको अलाउड है ना। जो अब तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के साथ ही आते हैं और 6 महीने को, लेकिन वो पुराने जो चल रहे हैं जो कई साल ये ट्रांजिशन अरेंजमेंट्स वो ट्रांजिशन में वो ये इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जब ये इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे और इन्हें मिल जाएगा तो फिर इनके हस्बैंड की कैटेगरी क्या होगी? इनके हस्बैंड्स के पास 2 ऑप्शंस मौजूद होंगी जी। एक तो ट्रांजिशन अरेंजमेंट्स में वो अपनी एक्सटेंशंस करवा सकते हैं, राइट, या वो स्विच कर सकते हैं एज अ फैमिली एज अ स्पाउस ऑफ अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड, राइट। लेकिन अगर वो उस पे जाएंगे तो इनको फिर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स है वो पूरी करनी होगी। राइट, ओके। ये तमाम जो टेम्परेरी माइग्रेंट्स हैं इंक्लूडिंग पॉइंट बेस्ड माइग्रेंट्स, उनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, प्रोवाइडेड कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 2012 के बाद आए हैं। राइट, उन लोगों के कवानीन ये हैं उन्हें अपनी इमिग्रेशन कैटेगरी में 5 साल पूरे करने हैं। राइट। लेकिन अगर वो अपनी इमिग्रेशन कैटेगरी चेंज कर लेते हैं तो नई कैटेगरी में उन्हें 5 साल पूरे करने होंगे, उनका पिछला जो वक्त गुजरा वो खत्म हो जाता है। जी, देखिए ये जो आपका सवाल है और आपके हस्बैंड की जो कैटेगरी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और आजकल अपील राइट्स इतने कम हो गए हैं कि बेहतर है कि आप अपने वीज़े ख़त्म होने से पहले किसी अच्छे वकील से एडवाइस लेकर प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशंस दें, क्योंकि आपका जो है ये एक तो डिपेंडेंट को उन्होंने ज़्यादा वीज़ा दे दिया और स्पॉन्सर का वीज़ा लिमिटेड था, ये भी कुछ अजीब सी बात है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी वकील के पास जाएं और उनसे एडवाइस लेने के बाद ही अपनी एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, उमर जी, मेरा क्वेश्चन आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप टीवी के कमरे में से लग रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ है। जी बिल्कुल, मेरा टीवी ऑफ है, टीवी की आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपसे क्वेश्चन आज के मौजू के मुताबिक ही करना चाहता हूँ। ये जो 10 ईयर की लॉन्ग रेजिडेंसी है इसके बारे में सवाल आप कर सकते हैं।
जी, आप इसके अपने बारे में सवाल क्वेश्चन पूछ लें। है, मेरे 4 क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने प्रीमियम सर्विस के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरी नेक्स्ट वीक पे अपॉइंटमेंट है कार्डिफ में। 4 ओके। क्वेश्चन है मेरे बड़े इंपॉर्टेंट, अगर मेरी हेल्प कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे शुरू से स्टूडेंट था, 2008 में मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी बच्चों की बेस पे, और मेरी वाइफ उसमें मेन एप्लीकेंट हो गई थी और मैं उसका डिपेंडेंट बन गया था। तो जब वो मिली, मीन वाइज जो 2001 एक दफा हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट इनवैलिड हुई थी। वो एप्लीकेशन हमने 14 दिन के अंदर अंदर दोबारा, पिक्चर्स नहीं थे तो वो हमने डाल के दे दिए थे। इसका मेरे 10 ईयर्स पर कोई इफेक्ट पड़ता है? नंबर 2 बात यह है कि जितने भी मुझे वीजे मिले थे स्टूडेंट्स के, वो जो डिग्रीज थी, कुछ कॉलेजें बंद होती गई, कुछ पूरी तरीके से मैं उसको स्टडी नहीं कर सका, लेकिन मैंने एक्सेस रिपोर्ट मंगवाई है अपनी होम ऑफिस से, उसमें किधर भी कर्टेनमेंट वगैरह नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि मुझे क्या ऐसे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगा के कार्डिफ जाना पड़ेगा? बड़ा वरीड नेक्स्ट वीक में है, हमारी पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो अगर इस सिलसिले में कुछ भी आप पूछना चाहें या बताना चाहें, स्पेशली ये जो इनवैलिड होकर आई थी एप्लीकेशन और फिर 14 डेज में हमने वापस दी है, एक ये, और जो ये डिग्रीज वगैरह जो पूछ रहे हैं, अभी वकील साहब ने बताया था कि आजकल स्टडी का भी पूछते हैं, तो इसके बारे में मुझे क्या करना होगा, प्लीज बताइए। आप टीवी पे सुनेंगे या मैं आपको टेलीफोन पर ही जवाब दे दूं? राइट, चले गए। देखिए, पहली बात तो यह कि आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रीमियर सर्विस का अपॉइंटमेंट ले लिया है और अब आप ये चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दें इस एप्लीकेशन के लिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में हम आपको एडवाइस नहीं दे सकते, हम आपको जनरल गाइडेंस और जनरल मालूमात देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल केसेस में हम किसी से नहीं कह सकते कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, आपका काम हो जाएगा। हम लोग इतने अनप्रोफेशनल नहीं है कि टीवी के जरिए ऐसी बातें करें। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रीमियर फीस जो है वो ज़ाया ना हो, बेहतर है आप किसी वकील के पास जाकर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे पेपर्स दिखाकर उनसे प्रॉपरली एडवाइस लें, क्योंकि अगर खुदा ना करे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपील का राइट भी मिले। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिलेगा या नहीं, लेकिन जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो मेरी आपसे और आपके ज़रिए उन तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम से मालूमात लेकर आप लोग खुद उल्टी सीधी एप्लीकेशंस ना तैयार करा करें, वकीलों के पास जाएं, इससे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़्यादा सेव होंगे। तो शिराज, अब इनके जो सवाल थे, एक दफ़ा इनकी एप्लीकेशन इनवैलिड होकर वापस आ गई थी, उसका तो एक स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कवर करता है, आपको पता है कि अगर आप 28 डेज़ के अंदर अंदर दोबारा भेज दें तो वो कवर होता है। तो इसके अलावा आप इनको क्या मालूमात दे सकते हैं? इन्होंने प्रीमियर सर्विस का ले लिया है, जबकि इनकी कैटेगरी मुझे इतनी क्लियर नहीं लग रही इनकी। जी, वो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन जो इनके दो सवाल जो मुझे समझ में आए, एक तो 14 डेज का गैप है जी, जो कि परमिटेड गैप है अप टू 28 डेज, वो इनको उस हवाले से परेशानी नहीं होगी अगर वो लेकिन उसमें भी कुछ लोग समझते हैं कि वो 28 डेज पीरियड कौन सा है। वो 28 डेज पीरियड जो है वो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही समझना चाहिए कि जिस डेट पे उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड किया है, जो उस लेटर पे डेट है, वहां से काउंट करें। अदरवाइज बैक डेट्स में ये प्रूव करना एप्लीकेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसे इनवैलिड नोटिफिकेशन किस दिन मिला है। राइट, क्योंकि इन लोगों मोस्टली एप्लीकेंट्स ना एनवेलप संभाल के रखते हैं, ना उनके पास रॉयल मेल का ट्रेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। तो जो सिर्फ जो एक एविडेंस उनके पास अवेलेबल होती है वो लेटर होता है, विच कुड बी इवन डिलीवर्ड नेक्स्ट डे। तो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कैलकुलेट करें फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन। जी, तो एक तो अगर इनके 14 दिन हैं तो इन्हें उस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा जिनका सवाल ये था कि कुछ अरसे तक ये स्टूडेंट रहे थे लेकिन इनके कॉलेजेस बंद होते रहे। इन्होंने ये भी बात की कि इन्होंने सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट जो है वो होम ऑफिस से मंगवाई है, जिसमें इन्होंने देखा कोई कर्टेलमेंट नहीं है। तो जहां टीयर 4 के हवाले की बात है, इसमें ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो किसी स्पॉन्सर का लाइसेंस रिवोक करते हैं तो उसके स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स को कर्टेलमेंट नोटिस सर्व किए जाए। तो अगर कोई ऐसा कर्टेलमेंट लेटर इशू नहीं हुआ तो मेनली सिर्फ ये रीजन कि इनके कॉलेजेस बंद होते नहीं, उनका इनकी लॉन्ग रेजिडेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ना चाहिए, तो इसका भी असर नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी नहीं पड़ना चाहिए, और ये फिर उसके बाद से ये डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर रह रहे हैं जिसमें वो कंटिन्यूइंग पे इनकी रेजिडेंस है। ठीक है, आइए अगले कॉलर से बात करें। हेलो हेलो, आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा जी, मेरा नाम नाजिया है। मुझे आपसे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। जी। पहला ये है कि हमें 3-3 साल की टेक्शन लीव मिली थी। सालम उन्होंने हमारा रिफ्यूज कर लिया था, तो हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर दी थी। मेरा एक बेटा ब्रिटिश और आयरिश भी है, जिसकी वजह से हमें ये पता चला है और वेबसाइट से कि हमें लाइफ इन द यूके टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि उनको ना भेजे तो वो कोई ऑप्शन तो नहीं लगाएंगे? हमने इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करना है। आपने कहा कि आपको 3-3 साल की मिली थी स्टे? जी जी राइट, ये पुरानी जो स्टे मिलती थी ना, नॉट द 10-year रूट, 3-3 साल की जो पुरानी लीव थी, 6 साल के बाद जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनको भी ये टेस्ट देने होते हैं? जो लाइफ इन यूके टेस्ट है ये हर उस शख्स के लिए कंपलसरी है जो कि लिमिटेड लीव के जरिए आए हैं। ये इन लोगों से, इनसे सिर्फ एग्जम्प्टेड रेफ्यूजी स्टेटस वाले लोग ही हैं जो फैमिली रेजिडेंस कार्ड जिनके पास था यूरोपियन रेगुलेशंस में, और वो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, सिर्फ वो एग्जम्प्टेड हैं लैंग्वेज और लाइफ इन यूके टेस्ट से। राइट, इंडेफिनिट लीव के वक्त भी? इंडेफिनिट लीव, नॉट जस्ट सिटीजनशिप, इवन एट इंडेफिनिट लीव पॉइंट। यस, सो लेकिन जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसके लिए हर शख्स को अप्लाई करना पड़ता है, लाइफ इन यूके टेस्ट ऑब्टेन करना पड़ता है और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ती है। सिटीजनशिप के लिए करनी पड़ती है, लेकिन क्या इंडेफिनिट लीव के टाइम पर भी उनको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है? नहीं, लेकिन जिस रूट से ये आई हैं जो कि 3-3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव है, जी। जो कि इन्होंने खुद कहा कि इन्हें आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स ये लीव मिलती हैं, जी। तो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स जो डिस्क्रिशनरी लीव मिलती हैं उन पे आपको लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मस्ट पास करना पड़ेगा। राइट, तो इनको 6 साल के बाद ये दोनों टेस्ट करने हाँ, पड़ेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो वो इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी इन्हें। राइट, ओके, आई होप आपको जवाब मिल गया है। आइए अब हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछ लें प्लीज। हेलो, हाँ जी, मेरा सवाल आपसे हुमा जी से है। जी, मुझे अफसोस है, मुझे आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम फिर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर आपका सवाल सुनेंगे और आपसे बात करेंगे। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए होल्ड रखिए और देखते रहिए वीनस टीवी।